नमस्ते किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे हाइड्रोपोनिक चेरी टोमेटो की खेती के बारे में। इसे कैसे उगाया जाता है, इसमें कितना खर्च आता है और इसमें कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। तो यह जानकारी उन सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हाइड्रोपोनिक खेती शुरू करना चाहते हैं। अगर कोई किसान भाई अभी हाइड्रोपोनिक फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो मेरा सबसे पहले सुझाव यही रहेगा कि शुरुआत छोटे एरिया से करें, जैसे कि 500 मीटर स्क्वायर एरिया। जब आपको अनुभव हो जाए और बाजार की अच्छी समझ बन जाए तब धीरे धीरे बड़े क्षेत्र की ओर बढ़ें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। असल में हाइड्रोपोनिक सिस्टम होता क्या है? तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम में खेती बिना मिट्टी के की जाती है। इसमें पौधों की जरूरी पोषक तत्व पानी के माध्यम से दिए जाते हैं। इसमें पौधों को नियंत्रित मात्रा में ही न्यूट्रिएंट दिए जाते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि तेजी से होती है और उत्पादन गुणवत्ता दोनों बेहतर मिलती है। पानी की काफी बचत होती है, रोग और कीटों का प्रकोप भी कम होता है और पूरे साल खेती करना संभव होता है। और हाइड्रोपोनिक्स चेरी टोमेटो क्या होता है? यह एक छोटे आकार का एक प्रीमियम टमाटर होता है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और दिखने में बेहद आकर्षक होता है। इसकी मांग आजकल होटल, रेस्टोरेंट, पिज्जा शॉप, बर्गर आउटलेट, सलाद सेंटर, सुपरमार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे हाइड्रोपोनिक सेटअप के बारे में। हाइड्रोपोनिक्स चेरी टोमेटो की खेती के लिए आपको आवश्यकता होगी पॉली हाउस या ग्रीन हाउस, ग्रो बैग्स या डच बकेट्स। नेक्स्ट है कोकोपीट, कोको चिप्स या वर्मिकुलाइट, ड्रिप इरिगेशन। तो अब सवाल आता है कि कौन सी वैरायटी पॉली हाउस में लगाएं। तो अब हम आप लोगों को यही सुझाव देंगे कि आप कोई भी अच्छी कंपनी का ही सीड चुनें। जैसे हम कुछ वैरायटी का नाम बता रहे हैं तो आप लोग ये लगा सकते हैं। जैसे पहले कंपनी है सिजेंटा, उसकी वैरायटी है हिम सोना, हिम शिखर, माइला। और दूसरी कंपनी है नामधारी, उसका वैरायटी है NS 4769, NS 4266 और NS 4190। और तीसरी कंपनी है सकाटा इंडिया, उसकी वैरायटी है रेड ब्यूटी। और चौथा कंपनी है सेमिनिस, उसका वैरायटी है ओली। और पांचवा कंपनी है रिजिकवन, उसका वैरायटी है मस्कटन। ये सब वैरायटी बहुत ही अच्छी है, आप ये लगा सकते हैं और अच्छा प्रोडक्शन भी ले सकते हैं। मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप लोगों को हाइब्रिड वैरायटी ही लगाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सके। और कोशिश यही करें कि 2 सेगमेंट में लगाएं, एक तो राउंड में और दूसरा ग्रेप सेगमेंट में, या फिर वही लगाएं जो मार्केट में जिसका डिमांड ज़्यादा हो। बात करते हैं कि नर्सरी कैसे तैयार करें। सबसे पहले प्रो ट्रे लें 98 सेल वाला, उसमें कोकोपीट भरें और ध्यान रहे एक सेल में एक ही सीड डालें। और उसमें सीड डालने के बाद उसमें हल्का सिंचाई करें और उसको 22 से 28 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखें और उसमें रेगुलर हल्की सिंचाई करते रहें जब तक कि वो ट्रांसप्लांट के लायक ना हो जाए। अगर बीच में उसमें कोई रोग या आता है या कोई उन पे इन्फेक्शन होता है तो उसका उपचार करें। तो सीड जर्मिनेशन लगभग 4 से 6 दिन में हो जाता है और ट्रांसप्लांटिंग 21 से 25 दिन के बाद कर देना चाहिए। ट्रांसप्लांटिंग करते समय ही हमको EC और pH का ध्यान रखना पड़ेगा। pH लगभग 5.8 to 6.5 और EC जो है 1 से 2 के बीच में होना चाहिए। और स्पेसिंग जो हम रखते हैं, पौधे से पौधों की दूरी 50 सेंटीमीटर रखते हैं और कतार से कतार की दूरी 1 मीटर रखते हैं। तो अब हम बात करते हैं तापमान और वातावरण के बारे में। आप लोग देख सकते हैं कि पॉली हाउस में हम तापमान जो मेंटेन कर रहे हैं वो 18 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड है और ह्यूमिडिटी जो मेंटेन कर रहे हैं वो 65 से 70% है। और पॉली हाउस में एक अच्छा लाइट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सुचारू ढंग से चल पाए। हाइड्रोपोनिक खेती का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जो कि हाइड्रोपोनिक में पौधों की अच्छी ग्रोथ और ज़्यादा उत्पादन के लिए सही न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं।
कुछ न्यूट्रिएंट्स हम आप लोगों को सजेस्ट करना चाहते हैं जो कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में आमतौर पर उपयोग होता है। जैसे 19 ऑल, इसको हम बैलेंस फर्टिलाइज़र बोलते हैं। ये शुरुआती में ग्रोथ और ओवरऑल प्लांट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरा न्यूट्रिएंट है 1261-0, जिसको बोलते हैं मोनो अमोनियम फास्फेट। ये रूट डेवलपमेंट के लिए और शुरुआती ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। थर्ड न्यूट्रिएंट है 05234, इसको बोलते हैं मोनो पोटेशियम फास्फेट। ये फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग में मदद करता है। चौथा न्यूट्रिएंट है 13045, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। ये फ्रूट साइज, स्वीटनेस और प्लांट बिगर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और पांचवा है न्यूट्रिएंट कैल्शियम नाइट्रेट, जो कि कैल्शियम और नाइट्रोजन का मुख्य सोर्स है ब्लॉसम एंड रॉट जैसी समस्याओं से बचाना। और छठा है मैग्नीशियम सल्फेट, ये पत्तियों को हरा रखने में और फोटोसिंथेसिस के लिए मदद करता है। तो कुछ हम चिलेटिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जैसे आयरन, जिंक, बोरान, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, ये आदि सबकी पूर्ति के लिए हम रखते हैं। और हम सजेस्ट यही करना चाहेंगे आप लोग जो है ऑटोमेटेड फर्टिगेशन सिस्टम लगाएं, जिससे ऑटोमेटेड सिस्टम से पौधे बैलेंस न्यूट्रिएंट और फर्टिलाइज़र पौधों को भेज सकें। हमारा अगला स्टेप है ट्रेनिंग और प्रूनिंग का। तो जनरली हम ट्रेनिंग प्रूनिंग इनडिटर्मिनेट टाइप चेरी टोमेटो में करते हैं। इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसमें सिंगल स्टेम मेंटेन करते हैं और साइड शूट को हटाते हैं और इसमें रेगुलर प्रूनिंग करते हैं। और इसका जो सिंगल स्टेम है उसको हम रस्सी के द्वारा सपोर्ट देते हैं। इससे क्या होता है कि फल ज़्यादा आते हैं और इससे डिजीज कम लगते हैं और क्वालिटी बेहतर होती है। तो अब हम बात करेंगे टमाटर की फसल में होने वाले मुख्य कीट और रोग के नियंत्रण के बारे में। जो मुख्य समस्याएं हैं वो है वाइट फ्लाई, थ्रिप्स और लीफ कर्ल वायरस। तो सवाल अब ये आता है कि इनका नियंत्रण कैसे करें। सबसे पहले पॉली हाउस में येलो स्ट्रिकी ट्रैप लगाएं। ये सफ़ेद मक्खी और थ्रिप्स जैसे कीटों को आकर्षित करके नियंत्रित करने में मदद करते हैं। दूसरा है प्रॉपर वेंटिलेशन बनाए रखें ताकि नमी कम रहे और रोग फैलने का खतरा कम रहे। तीसरा है बायोपेस्टिसाइड्स का नियमित उपयोग करें। ये प्राकृतिक तरीके से कीटों और रोगों को नियंत्रित करते हैं और ये पौधों के लिए भी सुरक्षित माने जाते हैं। इसके साथ नीम ऑयल का छिड़काव करें। नीम ऑयल वाइट फ्लाई और थ्रिप्स को नियंत्रित करने में बहुत प्रभावी है। अगर समय पर निगरानी और सही प्रबंधन किया जाए तो उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। अब हम बात करेंगे मार्केटिंग का। तो अगर सही तरीके से मार्केटिंग की जाए तो चेरी टमाटर का भाव 150 से 250 रुपये तक प्रति किलो तक मिल सकता है। अब सवाल ये आता है कि मार्केटिंग कहाँ की जाए। तो मैं किसान भाइयों को यही सुझाव दूंगा कि वो लोग सुपरमार्केट, बिग बास्केट, रिलायंस फ्रेश, होटल, रेस्टोरेंट्स, पिज्ज़ा आउटलेट्स और एक्सपोर्ट मार्केट जैसे जगहों पर वो मार्केटिंग करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। और साथ में मैं ये भी सुझाव दूंगा किसान भाइयों को कि अगर पॉली हाउस या हाइड्रोपोनिक चेरी टमाटर उगाकर मंडी में बेच रहे हैं तो ये करना बंद करें, क्योंकि वहाँ से उनको मुनाफा होने वाला नहीं है। तो अब सवाल ये आता है किसान भाइयों का कि 500 मीटर स्क्वायर पॉली हाउस में कितना पौधा आएगा, कितना उत्पादन होगा और कितना मुनाफा होगा। तो चलिए हम बात करते हैं इस टॉपिक पर। मान लीजिए हमारे पास ये एरिया है ना, पॉली हाउस का ये एरिया है जिसका 25 मीटर चौड़ाई है और 20 मीटर लंबाई है। ठीक है, तो एरिया बराबर 25 × 20 = 500 मीटर स्क्वायर एरिया। ये 500 मीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है, अब पॉली हाउस बनाते समय हम 1 मीटर इस तरफ से छोड़ेंगे और 1 मीटर इस तरफ से छोड़ेंगे। तो इसका जो रिमेनिंग एरिया हो जाएगा, बचा हुआ एरिया मतलब 23 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ से हम 0.5 मीटर स्क्वायर छोड़ेंगे और इस तरफ से हम 0.5 मीटर छोड़ेंगे। ठीक है, तो अब इसका जो बचा हुआ एरिया है वो 19 मीटर हो गया। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि 19 मीटर, अब हमारे पास
बात करेंगे कि प्लांट मतलब पौधे से पौधे की दूरी जो है वो हम रखते हैं 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और लाइन टू लाइन की दूरी जो रखेंगे वो रखेंगे हम 1 मीटर, ठीक। तो अब हमारे पास ये जो एरिया है वो 19 मीटर का है, तो ये बोल रहे हैं कि प्लांट टू प्लांट 50 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में हम 2 ग्रो बैग्स रखेंगे, ठीक है, 2 ग्रो बैग्स रखेंगे। तो 19 मीटर में कितना ग्रो बैग्स रखेंगे, तो 19 दूना 2, तो 38 ग्रो बैग्स रखेंगे, ठीक है। ये 38 ग्रो बैग्स रखेंगे। ऐसे हमारे पास ये 23 मीटर बचा हुआ एरिया है, तो ऐसे 23 लाइन होंगे, ठीक है। तो ऐसे 23 लाइन होंगे और एक लाइन में हम 38 ग्रो बैग्स रखेंगे ऐसे करके, ठीक है। 38 ग्रो बैग्स रखेंगे, तो 23 लाइन इंटू 38, तो हमारा हो जाएगा 874 ग्रो बैग्स, ठीक है। ये 874 ग्रो बैग्स आया, तो कितना 500 मीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है। तो 874, और ध्यान रहे कि 874 एक बैग में, ध्यान रहे एक बैग में हम 2 प्लांट्स ट्रांसप्लांट करेंगे, ठीक है। तो 874 इंटू 2, तो 4 दूना 8, 7 दूना 14 और 8 दूना 16, 1 17, 1748 पौधे लगेंगे 500 मीटर स्क्वायर एरिया में। अगर मान लीजिए कि एक पौधा 2 kg ईल्ड दे रहा है पर प्लांट, तब कितना होगा, तो 1748 इंटू 2 होगा 8 दूना 16, 4 दूना 8, 1 9, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है ना, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9 और 7 दूनी 14 और 2 1 9 2 1 3, 3496 kg ईल्ड आएगा, ठीक है। तो ये टोटल 3496 ईल्ड आएगा 500 मीटर स्क्वायर एरिया में। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है किसान भाइयों का कि 500 मीटर स्क्वायर पॉली हाउस में कितना प्रॉफिट होगा। तो चलिए हम जानते हैं। तो मान लीजिए दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद जैसे शहरों में चेरी टोमेटो का जो रेट है 150 से 300 रुपीस पर प्रति केजी है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास 3496 केजी उत्पादन हुआ है। अगर हम उसको 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं तो हमारे पास जो सेल होगा 5,24,400 के समथिंग होगा, और 200 के रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं तो 6,99,200 के समथिंग होगा। अगर हम 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं तो 8,74,000 के समथिंग होगा। अगर हम 300 के हिसाब से प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं तो 10,48,800 के समथिंग सेल होगा। तो अब हम बात करते हैं रनिंग कास्ट की। तो जो लेबर चार्ज है वो लगभग 40,000 है समथिंग, और न्यूट्रिएंट चार्ज है वो 60,000 के समथिंग है, और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है वो 55,000 के समथिंग है, और पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग चार्ज जो है वो 45,000 के समथिंग है, ठीक है। तो टोटल जो रनिंग कास्ट है वो 2 लाख के समथिंग है। 2 लाख टोटल रनिंग कास्ट। अब हम माइनस करेंगे उसमें जितना हमको टोटल सेल हुआ है, ठीक है, तो वो हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। माइनस रनिंग कास्ट। तो मान के चलते हैं अगर हम 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं तो नेट प्रॉफिट जो होगा 3,24,400 के समथिंग होगा। अगर 200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं जो नेट प्रॉफिट होगा 4,99,200 के समथिंग होगा। अगर हम 250 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं तो 6,74,000 के समथिंग होगा। अगर हम 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं तो 8,48,800 के समथिंग होगा। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट होगा। अब हम बात करेंगे कोल्ड स्टोरेज के महत्व के बारे में। अगर आपकी सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं और सही दाम नहीं मिल पाता है तो कोल्ड स्टोरेज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो कोल्ड स्टोरेज के सब्जियों को कम तापमान पर रखा जाता है जिससे उनकी ताजगी और गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है। धन्यवाद।